हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। बेटा हम लोगों ने कल की क्लास पे क्या किया था? कल की क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट को खत्म किया था, केंद्रक और गुणसूत्र। किसको? केंद्रक और गुणसूत्र। गुणसूत्र को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि गुणसूत्र काहे की बने होते हैं। हमने बताया था डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। हमने कहा अगर गुणसूत्र के फिगर को हमने डिफाइन किया, हमने कहा बेसिकली गुणसूत्र का बनने का जो रोल होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का होता है। हमने कहा गुणसूत्र के फिगर का अगर हम लोग प्रसार कर देंगे बेटा तो ये 4 आर्म्स में बढ़ जाएगा, जिसके हमने कहा अपर्स वाले को कहते हैं टीलोमियर। टीलोमियर और हमने कहा मिड जो मध्य का भाग होता है उसको कहते हैं सेंटोमियर। हमने यहीं पे हमने कहा जो मुझे बाह्यनुमा भाग दिखेगा वो है हमारी कौन सी? आर्म्स। फिर हमने कहा ह्यूमन बॉडी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। हमने कहा गुणसूत्र को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कायिक गुणसूत्र और एक लैंगिक गुणसूत्र। हमने कहा कि कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हमने बताया कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। हमने कहा लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमने कहा 2 होती है। हमने कहा 44 वो और 2 ये टोटल 46 का कॉन्सेप्ट बनता है जाके। ऐसी मानव शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। हमने बहुत अच्छी तरीके से गुणसूत्र को डिफाइन कर लिया था। हमने कहा था सेंटोमियर के आधार पर गुणसूत्रों को 4 पार्ट्स में बांटते हैं, एल टाइप, जे टाइप, वी टाइप, आई टाइप। ये भी हमने यहीं पे बता दिया था। हमने कहा एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटेड होते हैं। कितने? 2 क्रोमेटेड होते हैं। कल का लास्ट पॉइंट हमारा यहीं पे ठहरा ठहरा था जाके कि एक गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमेटेड होते हैं। ठीक है, चलो अब गुणसूत्र से ही थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। इसके बाद में आज नए कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, क्लास को बीच में छोड़ना ये मेरे लिए एक बेनिफिट्स जैसा है, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव है। क्यों है? कि देखो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में एंट्री करेंगे बेटा तो आप देख पा रहे होगे कि जितना कुछ हमने नेक्स्ट क्लास में कवर किया वो मुश्किल से मुझे 2 मिनट लगे, और 2 मिनट में हमने पूरा का पूरा आपको उसी फ्लो में लाके खड़ा कर दिया कि जो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये हमारे एक पढ़ाई का एक तरीका होता है। और देखो चीजें तरीके से की जाए, स्ट्रेटेजी के अनुसार की जाए तो वो फिर बहुत बेटर आउटपुट देती हैं। तो हम कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर एक सिस्टमेटिक वे पे काम को करोगे तो हमें पक्का भरोसा होता है कि वहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा? बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ठीक है, तो देखो हमने इसीलिए बीच पे छोड़ा था। अब गुणसूत्र का बचा हुआ पार्ट, तो गुणसूत्र हमने पूरा रिकॉल करना पड़ा। क्यों रिकॉल करना पड़ा? हमने कहा कि हम उसी फ्लो में पहुंच जाएं, पता तो चलेगी गुणसूत्र को दिया किसने? वाल्डेयर महोदय ने दिया। शब्द को देने का काम किसने किया? वाल्डेयर महोदय ने दिया। तो ऐसे ही हम पीछे का कवर भी करते जाएंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। 2 मिनट में हमने पूरा का पूरा रिकॉल कर लिया। आओ स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को बेटा। हमने कहा गुणसूत्र के अंदर ही मुझे एक वर्ड देखने को मिलता है जिसका नाम है कैरियोटाइपिंग। क्या नाम है बेटा? कैरियोटाइपिंग। देखो कैरियोटाइपिंग, गुणसूत्र के अंदर ही मुझे एक ये वर्ड मिलता है देखने को जिसका नाम होता है बेटा कैरियोटाइपिंग। आओ समझते हैं बेटा कि ये कैरियोटाइपिंग क्या होता है। तो हमने कहा गुणसूत्र के घटते क्रम को व्यवस्थित करना, गुणसूत्र के घटते क्रम को व्यवस्थित करना कैरियोटाइपिंग कहलाता है। क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि भाई बताओ गुणसूत्र के घटते क्रम को क्या कहते हैं, हम बता देंगे क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो लिख लेंगे बेटा, इसकी डिफिनेशन है कि गुणसूत्र के घटते क्रम को, गुणसूत्र के घटते क्रम को व्यवस्थित करना, गुणसूत्र के घटते क्रम को करना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है बेटा? कैरियो टाइपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कैरियो कैरियो टाइपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कैरियो टाइपिंग कहलाता है। तो हमने कहा कैरियो टाइपिंग क्या है, हम बता देंगे बेटा कि गुणसूत्र के घटते क्रम को, गुणसूत्र के घटते क्रम को व्यवस्थित करना।
किसको, गुणसूत्र के घटते क्रम को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। तो देखो हमने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया कि गुणसूत्र के घटते हुए क्रम को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, कैरियोटाइपिंग कहलाता है। अब इसी गुणसूत्र के अंदर मुझे एक वर्ड और देखने को मिलता है, इसी गुणसूत्र के अंदर मुझे एक वर्ड और देखने को मिलता है, जीनोम। कौन सा वर्ड बेटा, जीनोम। जीनोम। और समझते हैं कि ये जीनोम क्या होता है। देखो हमने कहा कि गुणसूत्र के घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग कहते हैं। अब हमने कहा एक वर्ड मुझे यहां और देखने को मिलता है जिसका नाम है जीनोम। तो ये जीनोम क्या होता है, हमने कहा ये गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय को क्या कहते हैं, गुणसूत्र के, देखो इसकी परिभाषा होगी गुणसूत्र के अगुणित, कौन से बेटा, अगुणित, गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय। अगुणित का मतलब होता है बेटा अर्ध, अर्ध, अगुणित का मतलब अर्ध। हमने कहा गुणसूत्र के अगुणित बोले तो अर्ध समुच्चय को क्या कहते हैं, अर्ध समुच्चय को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीनोम कहते हैं। तो देखो हमारे यहां से गुणसूत्र से जुड़े हुए दो ही बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट कवर हुए। कौन कौन से, कैरियोटाइपिंग एंड जीनोम। जीनोम क्या होता है, अगर कभी लिख के आ गया क्या कि जीनोम क्या है, हम बताएंगे कि गुणसूत्र के अर्ध समुच्चय को जीनोम कहते हैं। अर्ध का मतलब अगुणित बोले अर्ध बोले बात एक ही है, अगुणित बोले अर्ध बोले बात एक ही है। तो हमें पता चल गया कि गुणसूत्र के अगुणित बोले या अर्ध बोले समुच्चय को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अब इन्हीं जीनोम से बेटा रिलेटेड हमारे दो पॉइंट, इन्हीं से इंक्लूडेड, इन्हीं से जुड़े हुए हमारे दो पॉइंट मुझे और भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो लगे हाथ हम उन पॉइंटों को पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक वर्ड देखने को मिलता है जीनोटाइप। क्या मिलता है, जीनोटाइप, जीनोटाइप। एक वर्ड मुझे देखने को मिलता है, क्या होता है ये, जीनोटाइप। और एक वर्ड देखने को मिलता है फिनोटाइप। क्या, फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप को बेटा हम लोग कहते हैं समजीनी। क्या कहते हैं, समजीनी। जीनोटाइप को हम लोग और जैसे दूसरी लैंग्वेज में दूसरे वर्ड के अनुसार हम अगर इसको यूज करने चाहें तो इसको कहते हैं समजीनी। फिनोटाइप को हम अगर इसका निकनेम बताएं तो इसको कहते हैं समलक्षणी। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, समलक्षणी। तो देखो जीनोटाइप चाहे समजीनी बोले, फिनोटाइप चाहे समलक्षणी बोले, क्या बोले, समलक्षणी बोले। अब हमने कहा कि क्या होता है जीनोटाइप। तो बेटा जीनोटाइप की परिभाषा होती है किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण। कौन से, किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण, कौन से बेटा, आनुवंशिक लक्षण, किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण जीनोटाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, जीनोटाइप कहलाते हैं। जीनोटाइप बोले समजीनी बोले बात एक ही है। हमने कहा किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। हमने कहा एक वर्ड मुझे देखने को मिला फिनोटाइप। और समझते हैं कि फिनोटाइप क्या होता है। हमने कहा किसी सजीव के बाहरी लक्षण। कौन से लक्षण बेटा, बाहरी लक्षण। देखो पॉइंट में बड़ा ही अंतर है, आप समझते रहे ना। हमने कहा किसी सजीव के बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षण, किसी सजीव के कौन से बेटा, बाहरी लक्षण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो हमने कहा फिनोटाइप कहलाते हैं। फिनोटाइप बोले समलक्षणी बोले बात एक ही। देखो समलक्षणी लक्षण, समजीनी, जीन का मतलब जीन क्या है, एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। जीनी, जीन का मतलब आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो देखो ऐसे में चीजें याद हो जाएंगी तो आपको बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे बेटा। मेरी बात आप लोग एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में आपको इनसे भेंट होना ही पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हैं। चलो आओ एक बार मेरे साथ रिवीजन करते हैं इस पूरी स्लाइड को, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चलो
हमने कहा कि गुणसूत्र में मुझे एक वर्ड देखने को मिलता है कैरियोटाइपिंग। हु कैरियोटाइपिंग, क्या है कैरियोटाइपिंग? हमने कहा कि गुणसूत्र के घटते क्रम को व्यवस्थित करना कैरियोटाइपिंग कहलाता है। गुणसूत्र है जो हमारा क्रोमोसोम है ना, उसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? हमने कहा कैरियोटाइपिंग कहलाता है। हमने कहा एक वर्ड मुझे और देखने को मिलता है जिसका नाम जीनोम है। बेटा क्या नाम है? जिसका नाम जीनोम है, जिसका नाम जीनोम है। एक वर्ड देखने को मिल गया कैरियोटाइपिंग और एक वर्ड देखने को मिल गया जीनोम। हमने कहा जीनोम, जीनोम क्या है? तो हमने कहा गुणसूत्र के अगुणित, बोले तो अर्ध समुच्चय को जीनोम कहते हैं। अर्ध समुच्चय को क्या कहते हैं? अर्ध समुच्चय को बेटा क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। और अब जीनोम पे हमने कहा कि इसी जीनोम से जुड़े हुए दो पॉइंट हमको देखने को मिल जाते हैं। पहला पॉइंट जीनोटाइप, दूसरा पॉइंट फिनोटाइप। क्या है जीनोटाइप? हमने कहा जीनोटाइप को बोलते हैं समजीनी। समजीनी यानी कि किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण जीनोटाइप के अंतर्गत, किसी सजीव के बाहरी लक्षण फिनोटाइप के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे गुणसूत्र को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप से कवर कर लिया और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे और चीजों को एक बेहतरीन वे पे, एक बेस्ट कंटेंट के साथ में और बहुत अपर लेवल की पढ़ाई करते हुए, एक अपने लेवल से अपर लेवल की पढ़ाई करते हुए एक बेस्ट कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। चलो आज का जो टॉपिक्स होगा बेटा, आओ आओ एक बार थोड़ा सा हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। आओ एक बार हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिगर के माध्यम से समझते हैं। अब फिगर के माध्यम से हमें क्या समझना है? देखो बायोलॉजी है, जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी आपको कैसे समझ आएगी? फिगर के ही अकॉर्डिंग समझ आएगी। जब तक आप फिगर को अपने माइंड में बैठा लिया ना, तो फिर आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे, आपने एक डाइजेशन का फिगर पढ़ लिया, आपको कुछ भी डाइजेशन के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे, आपने फिगर को पढ़ लिया, आप श्वसन तंत्र को डिफाइन कर ले जाओगे। आपको रुधिर प्रसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, आपका हार्ट का फिगर बनाएंगे, आपने हार्ट की फिगर को पढ़ लिया, आप पूरा का पूरा रुधिर प्रसंचरण तंत्र कर ले जाओगे। तो बायोलॉजी के अंदर सीधा सा एक फंडा किसका बेटा? फिगर का बड़ा महत्व होता है। तो छोटे छोटे फिगर, और जब से हमने क्लास करना स्टार्ट किया हमने बहुत सारे फिगर, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर, पादप कोशिका का फिगर, जंत कोशिका का फिगर, हमने हर वो फिगर आपके समक्ष बनाया और आपको वहां से चीजों को जोड़ के समझाने की कोशिश की है। चलो आज एक छोटे से फिगर से हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो देखो हमने कहा बायोलॉजी पढ़ना, एक समूचे शरीर को पढ़ना, एक पूरे मानव शरीर को पढ़ना बायोलॉजी पढ़ना होता है। पूरे के पूरे मानव शरीर को पढ़ना क्या होता है? बायोलॉजी होता है। और अब मानव के शरीर को पढ़ना, अपने शरीर के बारे में पढ़ना है। कान पढ़ना, नाक पढ़ना, दांत पढ़ना है ना, स्किन पढ़ना, गाल पढ़ना, मस्तिष्क पढ़ना, बाल पढ़ना, हार्ट पढ़ना, ब्लड पढ़ना, पैर पढ़ना, हाथ पढ़ना, यही तो साइंस है ना, यही तो बायोलॉजी है ना। तो देखो एक समूचे शरीर को पढ़ना, एक समूचे शरीर का निर्माण करना बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो चलो आओ, हमने कहा हमें निर्माण किसका करना है? हमने कहा हमें निर्माण किसका करना है? एक समूचे व्यक्ति का निर्माण करना है। एक समूचे व्यक्ति का निर्माण करना है हमें। इस ये है किसी व्यक्ति का शरीर, हमने कहा हमें इसका निर्माण करना है। हमने कहा निर्माण किसका करना है? इसका निर्माण करना है। हमने कहा अगर इसका निर्माण करना है तो जाहिर सी बात है, हमने कहा एक व्यक्ति का निर्माण, एक मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से होता है। किससे होता है बेटा? कोशिका से होता है, सेल से होता है। किससे होता है? सेल से होता है। किससे होता है? सेल से। हमने कहा कोशिका से किसका निर्माण होता है? हमने कहा एक शरीर का निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है, एक व्यक्ति का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से। याद आया ना कोशिका सिद्धांत? हमने कहा किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने दिया। हमने कहा इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? तो हमने बताया इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने मुझे दो बातें बताई कि मानव शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है और कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। तो देखो इसका निर्माण करना है तो किससे? कोशिका से। अब आओ कोशिका के अंदर क्या, कोशिका के अंदर क्या होता है? तो हमने कहा कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रक होता है। अब हमने कहा केंद्रक के अंदर क्या होता है? देखो केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो हमने कहा केंद्रक के अंदर क्या होता है बेटा? गुणसूत्र होते हैं। क्या होता है? गुण सूत्र होते हैं। क्या होता है? गुण सूत्र होते हैं। हमने कहा गुणसूत्र काहे का बना होता है? तो हमने कहा गुणसूत्र डीएनए प्लस आरएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र काहे का बना होता है? गुणसूत्र काहे का बना होता है? तो देखो गुणसूत्र बेटा काहे का बना होता है, और धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। गुणसूत्र बेटा काहे का बना होता है? हमने कहा डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अब हमने कहा गुणसूत्र
बेटा गुणसूत्र काहे का, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हमने कहा ये डीएनए काहे का बना होता है, तो हमने कहा ये बेटा काहे का बना होता है, जीन का बना होता है। जीन का ही एक खंड होता है, डी जीन किसका खंड होता है, डीएनए का ही खंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया। अब इनको हम फिगर से समझते हैं। हमने कहा निर्माण हमें इसका करना है, निर्माण हमें किसका, ह्यूमन बॉडी का करना है, यानी कि ये है हमारी सेल, ये है हमारी सेल। हमने कहा सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है, हमने कहा सेल के अंदर क्रोमेटिन जाल है, केंद्र का है, यानी कि इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर केंद्रक है। सेल के अंदर क्या है, ये केंद्रक है। हमने कहा केंद्रक के अंदर ये मुझे धागे नुमा संरचना दिख रही है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये केंद्रक के अंदर मुझे ये धागे नुमा संरचना दिख रही है, इसका नाम होता है गुणसूत्र। तो हमने गुणसूत्र के फिगर को बेटा कैसे बनाया, हमने गुणसूत्र के फिगर को ऐसे बनाया, नेक्स्ट क्लास में बनाया था ना, देखो हमने ऐसे बनाया। अब हमने कहा गुणसूत्र काहे का बनता है, हमने कहा गुणसूत्र काहे का बनता है, तो हमने कहा गुणसूत्र बेटा डीएनए का बनता है। और डीएनए का फिगर कैसा होता है बेटा, डीएनए का फिगर ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है ना, डीएनए का फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो एक तरीके से अब हमने कहा डीएनए का ही एक खंड होता है कौन, जीन, तो जीन का फिगर कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो एक बार मुझे ये फिगर बनाने का मेरा एक ही लक्ष्य, एक ही मोटो था, क्या था बेटा, कि हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया। और हमने कोशिकाएं पढ़ ली, सारी कोशिकाएं पढ़ ली, कोशिका के अंतर्गत हमने सारे कोशिकाएं पढ़ ली, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे लाइसोसोम, चाहे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, चाहे राइबोसोम, चाहे गाल्जी काय, चाहे तारक काय, चाहे कोशिका भित्ति, चाहे कोशिका झिल्ली, चाहे जीवद्रव्य, सब चीजों पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर ली, बहुत सारी सेल से पढ़ ली। हमने केंद्रक को भी नेक्स्ट क्लास पे कवर किया, बहुत अच्छी तरीके से केंद्रक को समझा, एक एक पॉइंट पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की। हमने गुणसूत्र को भी नेक्स्ट क्लास पे कवर कर लिया। तो देखो इसका निर्माण करना है, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, तो अब नंबर किसका आया, डीएनए आरएनए का आया, किसका आया, डीएनए और आरएनए का आया। देखो प्रोटीन को हम लोग पढ़ाएंगे, प्रोटीन को भी पढ़ाएंगे, प्रोटीन को हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे कहां कवर करेंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का क्या है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, शरीर का निर्माणकारी तत्व है। और शरीर का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से मिलके हम जब ये से पोषक तत्वों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसको प्रोटीन को हम लोग पोषक तत्व चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे। जब डीएनए और आरएनए पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर नंबर किसका आएगा, जीन का आएगा। तो लगाओ हेडिंग बेटा आज डीएनए, लगाओ हेडिंग आज डीएनए। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो काहे से किस पर आधारित होगा, डीएनए पर। डीएनए और समझते हैं डीएनए को, और समझते हैं सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि डीएनए, ये डीएनए है क्या। तो हमने कहा डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बेटा, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। कैसा एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। अब अगर बात करें, अगर बात करें, हमने कहा कि डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। अगर न्यूक्लिक एसिड को, अब न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, तो हमने कहा न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो यहीं पे लिख लो लगे हाथ। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमने कहा डीएनए को बोलते हैं डी ऑक्सी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये काहे का फार्मूला, ये काहे का फुल फॉर्म है, डीएनए का फुल फॉर्म है। कई बार पूछा गया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो हमने बताया डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा एक प्रकार का ये क्या है बेटा, हमने कहा एक प्रकार का ये न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो बेटा न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा हो गया डीएनए, एक तो न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा हो गया आरएनए। क्या हो गया बेटा, आरएनए। आओ चलो हम समझते हैं कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। अभी जस्ट हमने बताया, अभी जस्ट हमने बताया कि डीएनए बोले तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है फुल फॉर्म, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है बेटा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से डीएनए का फुल फॉर्म हमें पता चल गया, क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर यहीं पे बात करें कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड,
राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये काहे का फार्मूला है, ये काहे का फुल फॉर्म है, तो हमने कहा आरएनए का फुल फॉर्म है, काहे का, आरएनए का। राइबोज बोल दे, राइबोज ऐसे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंस कर लेना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, ऐसे कर लेना, ठीक। चलो, तो एक तरीके से हमें ये पता चल गया कि डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कौन सा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का। ये डीएनए और आरएनए के क्या हो गए बेटा, फुल फॉर्म हो गए। और समझते हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है बेटा, डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। डीएनए डीएनए अधिकांश जीवों में, डीएनए अधिकांश जीवों में, डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक 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 पदार्थ का कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। काहे का, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ बोले तो इसी को हम लोग, आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं जेनेटिक्स मटेरियल। क्या कह देते हैं बेटा, आनुवंशिक पदार्थ बोले तो इसी को हम लोग कह देते हैं जेनेटिक्स मटेरियल। क्या कह देते हैं बेटा, जेनेटिक्स मटेरियल। क्या कह देंगे बेटा, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो जेनेटिक्स मटेरियल। क्या कह देंगे, जेनेटिक्स मटेरियल। तो हमें पता चल गया कि डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी कि एक तरीके का जेनेटिक्स मटेरियल है। आरएनए क्या होता है, आरएनए के अंतर्गत रेट्रोवायरस, कौन से बेटा, रेट्रोवायरस। आरएनए के अंतर्गत कौन कौन, रेट्रोवायरस, और बेटा इसी के अंतर्गत वायरस, रेट्रोवायरस, ये सारे के सारे एचआईवी, एड्स, ये सब कहाँ आते हैं, चाहे रेट्रोवायरस हो, चाहे एचआईवी हो, और चाहे चाहे आपका बेटा एड्स, ये सब किसके सिम्टम्स है, आरएनए के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, आरएनए के अंतर्गत। तो देखो हमने पढ़ने जा रहे हैं डीएनए, हमने कहा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, हमने कहा डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। कैसा एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। हमने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने कहा एक है आरएनए और एक है डीएनए। हमने कहा डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हमने कहा आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, एक तरीके का जेनेटिक्स मटेरियल है। हमने कहा आरएनए के अंतर्गत कौन, रेट्रोवायरस, एचआईवी, एड्स जैसे सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमने थोड़ा सा डीएनए का आधार समझ लिया। आओ अब लगे हाथ, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फ्लो में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और डीएनए को एक बेहतरीन तरीके से, एक बेस्ट कंटेंट के साथ में पूरा का पूरा डीएनए खत्म करते हैं, ठीक है। चलो पहले ये बातें आपको पक्का समझ आ गई होंगी, ऐसी यही चीज अब हम लोग धीरे धीरे आगे इसी में बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा हम लोग अब डालेंगे डीएनए। अब लोग हम लोग एक एक चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, डीएनए। डीएनए देखो, अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अब बार बार लिखना पड़ेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो पॉइंट बनेगा, अब जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बेटा ये बनेगा। वो पॉइंट कौन सा बनेगा, वो पॉइंट बेटा ये बनेगा। कौन सा पॉइंट बनेगा, वो ये पॉइंट बनेगा कि भाई मुझे ये बताओ कि डीएनए किसका बहुलक होता है। पहले इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, डी ऑक्सी राइबो। फिर से स्लाइड को बेहतर बनाने के लिए हम फिर से आपके समक्ष इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं, ताकि आप लोग एक ही स्लाइड में सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हमने कहा ये किसका बहुलक होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आया कि डीएनए किसका बहुलक है। बहुलक का मतलब यानी कि बहुत सारे बहुलक मिलकर डीएनए का निर्माण करेंगे। बहुलक का मतलब पॉली, पॉली देखो बहुलक की इंग्लिश होती है पॉलीमर। क्या होती है बेटा, पॉलीमर। बहुलक की इंग्लिश होती है पॉलीमर, पॉलीमर। और याद करो हमने कहा पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो ठीक है, तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि बहुलक का अर्थ है बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे बहुलक, बहुत सारे बहुलक मिलके किसका निर्माण करेंगे, डीएनए का निर्माण करेंगे। अब हमने कहा डीएनए किसका बहुलक है, तो बेटा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यानी कि डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। कौन, डीएनए। कौन,
डीएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। हमने कहा ये हमारा एक पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। और हमने कहा कि डीएनए किससे मिलके बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? देखो डीएनए बोले चाहे न्यूक्लियोटाइड बोल दें चाहे डीएनए बोल दें कि डीएनए किससे बनता है या न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, तो डीएनए हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है बेटा, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलके बनता है? वो किससे बनता है? तो हमने कहा ये शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक प्लस नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट प्लस फास्फेट प्लस फास्फेट। यदि इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे बेटा तो शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे, शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे, नाइट शर्करा का मतलब एस, नाइट्रोजनी क्षारक का मतलब एन, और फास्फेट का मतलब पी, फास्फेट का मतलब पी। यानी कि अगर कहें तो SNP या SNP, SNP यानी कि S शर्करा, N नाइट्रोजनी क्षारक, P फास्फेट। तो हमें अगर कह दें कि SPN से बनता है, SPN SNP, बात एक ही है ना। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? SPN से बनता है, एसपीएन से मिलके बनता है। तो एसपीएन से न्यूक्लियोटाइड बनता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से हमारा सीक्वेंस बन के तैयार हो गया। एसपीएन, एस बोले तो शर्करा, पी बोले तो फास्फेट, एन बोले तो नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, तो एक तरीके से हमें पता चल गया कि ये न्यूक्लियोटाइड बनता किससे? एसपीएन से। यहीं पे लगे हाथ हम एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेंगे। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। कौन होता है? एक होता है न्यूक्लियोसाइड। देखो इसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, और कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए जो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा मेरा दिल कहता है कि आपको ये किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको हम वहीं पे डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कल की क्लास में हमने कहा था कि केंद्रक का अध्ययन कौन करता है? केंद्रक का अध्ययन किसके अंतर्गत? कैरियोलॉजी के अंतर्गत। हमने उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आपके सामने बताया कि कैलोलॉजी, कैरियोलॉजी, कैलोलॉजी, कैरियोलॉजी, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी के अंतर्गत सुंदरता का अध्ययन और कैरियोलॉजी के अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन। तो ऐसी बेटा न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण, और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? तो न्यूक्लियोसाइड बेटा किससे मिलकर बनता है? देखो न्यूक्लियोसाइड एस और एन। यहां पे किसकी उपस्थिति नहीं होती है? बोलो यहां पे किसकी उपस्थिति नहीं होती है? फास्फेट की। यानी कि ये जब बनता है तो किससे मिलके बनता है? एस का मतलब, एस का मतलब शर्करा, एस का मतलब शर्करा, और एन का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक, एन का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आप अंतर समझ गए होंगे। यहां पी एब्सेंट होगा, फास्फेट एब्सेंट होगा। तो देखो आओ एक बार मेरे साथ छोटे से हम लोग एक ही स्लाइड में करके इसको कवर करते हैं। हमने कहा डीएनए, डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने कहा किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। हमने कहा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का निर्माण करते हैं। हमने कहा डीएनए का निर्माण करते हैं। अब किससे बनता है डीएनए? एस एन पी, एस बोले तो शर्करा, एन बोले तो नाइट्रोजन, एफ बोले तो पी बोले तो फास्फेट, यानी कि एसपीएन से इसका निर्माण होता है। हमने कहा न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया तो क्यों ही हम ना करें न्यूक्लियोसाइड को, किस लिए छोड़े? तो हमने न्यूक्लियोसाइड को भी पढ़ लिया। हमने कहा न्यूक्लियोसाइड एस और एन से मिलकर बनता है। एस का मतलब शर्करा, एन का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक। तो बताओ अब हमने कहा हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग और अच्छे से एक ही स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं। एक ही स्लाइड में हम और इनमें से जुड़े हुए पॉइंट को कवर कर लेंगे। हमने कहा कि डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। कौन सी शर्करा? डीएनए के अंदर अगर शर्करा की बात करें कौन सी शर्करा होती है, तो इसके अंदर शर्करा जो होती है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा बेटा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तो एक तरीके से हमने ये डीएनए का पूरा आधार आपके समक्ष लगा के रख दिया और बहुत अच्छे से हमने चीजों को समझा दिया। क्या है डीएनए? हमने कहा डीएनए का निर्माण, हमने कहा डीएनए कैसे बनता है, हमने कहा डीएनए को कौन बनाता है, हमने कहा क्या होता है इसका बहुलक। हमने सारी चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी और ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। और ऐसे धीरे
धीरे हम लोग आगे समझते हुए आओ चलते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड कहाँ से बनता है? एसएनपी से बनता है। हमने कहा एसपीएन, एस का मतलब शर्करा, एन का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक, पी का मतलब फास्फेट। हमने कहा न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है तो हम न्यूक्लियोसाइड को भी पढ़ लेंगे, एसएन से बनता है। हमने कहा कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो एक तरीके से हमने डीएनए का पूरा आधार कवर कर लिया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा डीएनए के अंदर जो डीएनए का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? नाइट्रोजनी क्षारक से। किससे होता है? नाइट्रोजनी शर्करा और फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षारक से। चलो और थोड़ा सा हम लोग नाइट्रोजनी क्षारक को नाइट्रोजनी क्षारक को हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीके से समझते हैं। कैसे? हमने कहा बोले तो नाइट्रोजनी क्षारक, या इसी को हम लोग कह देते हैं N2 बेस। क्या कह देते हैं? N2 बेस। क्या कह देते हैं बेटा? N2 बेस। N2 बेस नाइट्रोजनी क्षारक बोले तो हमने कहा N2 बेस, इसी को क्या बोल देते हैं? N2 बेस बोल देते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक बोले तो हमने कहा इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? N2 बेस कह देते हैं। N2 बेस, ठीक है। चलो N2 बेस। अब हमने कहा हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजनी क्षारक को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इसका हिस्सा होता है प्यूरिन और एक इसका हिस्सा होता है पिरिमिडीन। काहे का? एक इसका हिस्सा होता है प्यूरिन और एक इसका हिस्सा होता है क्या? एक इसका हिस्सा होता है प्यूरिन और एक इसका हिस्सा होता है पिरिमिडीन। कौन कौन सा? हमने कहा एक इसका हिस्सा होता है प्यूरिन, प्यूरिन, और हमने कहा एक इसका पार्ट होता है प्यूरिन और एक इसका पार्ट होता है पिरिमिडीन। कौन होता है बेटा? पिरिमिडीन, ठीक है। चलो आओ समझते हैं, बहुत अच्छे से इस चीजों को समझते हैं। हमने कहा क्या होता है प्यूरिन? देखो प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक का पार्ट है, पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक का पार्ट है। हमने कहा प्यूरिन के अंदर दो, एक ए और जी, ये किसके हिस्से हैं? ए का मतलब एडनिन, ए का मतलब एडनिन, ए का मतलब एडनिन और जी का मतलब ग्वानिन, जी का मतलब ग्वानिन। देखो हमने कहा ए और जी किसके हिस्से हैं? ए और जी प्यूरिन के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? प्यूरिन के हिस्से हैं। हमने कहा पिरिमिडीन की तरफ कौन होता है? हमने कहा पिरिमिडीन की तरफ कौन होता है? टी और सी। कौन होता है बेटा? टी और सी। टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है थाइमीन। क्या होता है? टी का मतलब होता है थाइमीन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। सी का मतलब होता है साइटोसिन। क्या होता है बेटा? साइटोसिन। देखो अब क्या करेंगे, हमने कहा कि जो एडनिन है इसको डबल बांड किससे जोड़ते हैं? थाइमीन से। हमने कहा जो ग्वानिन है इसको ट्रिपल बॉन्ड किससे जोड़ते हैं? साइटोसिन से। किससे जोड़ते हैं बेटा? साइटोसिन से। तो देखो एक चीज हमें समझ आ गई, सीधे से क्या समझ में आया कि ए को डबल बॉन्ड टी से, ए को डबल बॉन्ड टी से और जी को ट्रिपल बॉन्ड सी से। किससे? सी से। और यही है हमारे डीएनए का चारघाप नियम। कौन सा? डीएनए का चारघाप नियम। हम आपको आगे डिफाइन करेंगे, डीएनए से जितने पॉइंट बनेंगे सब आपके समक्ष हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग इतना जानेंगे कि नाइट्रोजनी क्षारक बोले तो N2 बेस। हमने कहा इसके दो हिस्से, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। हमने कहा प्यूरिन के हिस्से कौन कौन से हैं? एडनिन और ग्वानिन। ए का मतलब एडनिन, जी का मतलब ग्वानिन। हमने कहा पिरिमिडीन के कौन कौन से हिस्से? टी और सी। टी का मतलब थाइमीन और सी का मतलब साइटोसिन। ठीक है। अब हमने कहा कि ए को डबल बॉन्ड टी से, ए को डबल बॉन्ड टी से, आप ऐसे लिख सकते हो इसको बॉक्स में, ए को डबल बॉन्ड टी से और जी को ट्रिपल बॉन्ड सी से। किससे? सी से। तो एक तरीके से ये हमारे नाइट्रोजनी क्षारक का फिगर हमने इतने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिखा दिया। ठीक है। अब बेटा समझते क्या है? अब देखो यहाँ पे लर्न करने जैसा मुझे क्या मिल रहा है? अब लर्न करने जैसा बेटा मुझे यहाँ पे वो पॉइंट मिल रहा है जो पॉइंट हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है। हमने बताया कि ये नाइट्रोजनी क्षारक का है कि यूजेस में आता है, डीएनए के निर्माण में यूजेस में आता है। डीएनए के निर्माण के यूजेस में कौन कौन आता है? हमने कहा एक तो फास्फेट होता है, एक तो शर्करा होती है और एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है। हमने कहा नाइट्रोजनी क्षारक, क्षारक बोले तो बेस, बेस बोले तो हमने कहा, और नाइट्रोजनी का मतलब N2। हमने कहा नाइट्रोजन को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं? N2 के फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो रसायन विज्ञान के अंतर्गत बेटा क्या होता है, हर रासायनिक तत्व को एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। N2 होगा नाइट्रोजन होगा,
H2 होगा हाइड्रोजन होगा, O2 होगा ऑक्सीजन होगा, P4 होगा क्या होगा, फास्फेट होगा, क्या होगा, फास्फेट होगा। तो एक फॉर्मेट होता है लिखने का, तो हमने इसको कैसे लिख दिया, N2 बेस के फॉर्मेट में। हमने कहा कि ए को डबल बॉन्ड टी से, जी को ट्रिपल बॉन्ड सी से। तो ये चीज हमें यहां तक समझ आ गई होगी। अब जैसे हमने कहा कि बेटा इसको में लर्न करना है, इसको में लर्न करना है कि भैया आपने तो बता दिया कि प्यूरिन ए और जी के हिस्से होते हैं, प्रिमिडिन टी और सी के हिस्से होते हैं। चलो तो एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से इस चीज को हम लोग यहीं का यहीं लर्न कर लेंगे, और एक बार लर्न करने पे आपको जीवन में कभी ना भूलेंगे, ऐसे लर्न कर लेंगे पूरे जीवन पर्यंत आपके माइंड से ये चीज हटने वाली नहीं है। आओ कैसे याद करते हैं, चलो समझते हैं एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से। अब आप ये ना कहना भैया कि आपकी जो भी ट्रिक्स होती हैं भैया वो ऐसी ट्रिक्स क्यों होती हैं। देखो हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा और कोई मुद्दा नहीं, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि चीजें आपको समझ आ जाए। बाकी ट्रिक्स कैसी है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क उस चीज को लेकर पड़ता है कि हमें चीजें याद कैसी हो रही हैं। बस मेरे लिए वही पॉजिटिव है और वही हमारे लिए आउटपुट जैसा कार्य है। तो हमें बस आउटपुट निकालना है, तो पॉजिटिव आउटपुट निकालने के लिए ट्रिक्स चाहे जैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक हस्बैंड है, एक बेटा हस्बैंड है और एक उनकी वाइफ है। कौन है बेटा, वाइफ है। ये एक युगल जोड़ा है, एक हस्बैंड और एक वाइफ का। हमने कहा कि जो हस्बैंड है ये वाइफ उनके लिए क्या है, प्यारी। क्या है बेटा, प्यारी। हस्बैंड अपने वाइफ को प्यारी नाम से भी पुकारता है, प्यारी है। क्यों, इनका ये प्यार है तो प्यारी हो गई, ठीक है। और जो प्यारी है ना, जो प्यारी है वो अपने हस्बैंड को किस नाम से पुकारती हैं, उनको बहुत रेयर व्यक्ति महिला होगी जो अपने पति का नाम लेती होगी, नहीं तो सुनते हो एजी, क्या कहती है, एजी। तो ये इनके लिए कौन हो गई, एजी हो गई। ये हस्बैंड इनके लिए कौन हो गए, वाइफ के लिए ये एजी हो गए, ए और जी हो गए। देखो चीजों को समझते जाना। और हस्बैंड के लिए ये वाइफ प्यारी हो गई, कौन, प्यारी। एक हस्बैंड की वाइफ उनके लिए प्यारी और एक वाइफ के लिए उनके हस्बैंड एजी, ठीक है। अब हमने कहा कि इन हस्बैंड और वाइफ की एक गुड़िया है, एक गुड़िया है, एक गुड़िया है जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है क्या, परी। क्या नाम है, परी। और परी उनकी गुड़िया का नाम है, परी उनकी गुड़िया का नाम है। और परी कितने कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में है। और परी 10th क्लास में है, और परी 10th क्लास में है, और परी के पेपर हो चुके हैं। परी की मार्कशीट कहाँ है बेटा, परी की मार्कशीट, परी की मार्कशीट कहाँ है, परी की मार्कशीट स्कूल में है। मार्कशीट बोले, हमने कहा परी की मार्कशीट बोले, या इसको ऐसे कर लें कि परी की टीसी कहाँ है बेटा, परी की टीसी कहाँ है, टीसी, टीसी कटवाई जाती है ना कि जाओ अब आप इस स्कूल से इस स्कूल में दाखिला लेना चाहते हो तो अपनी टीसी कटवा के ले आओ। तो परी की जो टीसी है वो कहाँ है, स्कूल में। 10th क्लास पास कर चुकी है, 11th में एडमिशन लेना है तो उसको बेटा क्या लेनी है, उसको टीसी लेनी है, स्कूल से क्या लेनी है बेटा, टीसी लेनी है, ठीक है। चलो हो गया खत्म, पूरा का पूरा मामला खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, आओ समझते हैं। एक महिला अपने हस्बैंड से कह रही कि ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो, अगर कहीं जा रहे हो, अगर कहीं जा रहे हो, अगर कहीं जा रहे हो तो परी की टीसी ले आना। अगर कहीं जा रहे हो तो परी की टीसी। परी का मतलब, परी का मतलब प्रीमिडीन, परी का मतलब प्रीमिडीन, परी का मतलब प्रीमिडीन। यानी कि प्रीमिडीन का संबंध किससे हो गया, प्रीमिडीन का संबंध किससे हो गया, प्रीमिडीन का संबंध किससे हो गया, परी का संबंध किससे है, टीसी से। टीसी किसकी है, परी से है। किसकी है, परी की टीसी है। किसकी टीसी है बेटा, परी की। तो एक महिला अपने हस्बैंड से कह रही कि ए जी, ए जी, यानी कि वो महिला हस्बैंड के लिए कौन है, प्यारी। प्यारी का संबंध प्यूरिन से, प्यारी का संबंध प्यूरिन से। और प्यारी कौन है, महिला है, तो प्यूरिन है किनकी वाइफ, हस्बैंड की। तो प्यारी का मतलब प्यूरिन, प्यूरिन से यानी कि उनके हैं वो हस्बैंड, और हस्बैंड को वो क्या कहती हैं, एजी। तो यानी कि प्यूरिन का हिस्सा कौन हो गया, प्यारी का हिस्सा कौन हो गया, उनके पति। और टीसी किसकी, उनकी गुड़िया की, परी की। तो एजी अपनी, एक महिला अपने हस्बैंड से कह रही एजी सुनते हो, अगर कहीं जा रहे हो तो परी की टीसी ले आना। तो परी का मतलब प्रीमिडीन, प्रीमिडीन का मतलब टीसी। तो प्रीमिडीन के हिस्से कौन हो गए, टी और सी। कई बार एग्जाम में बेटा ये चीज पूछी गई है। देखो हमने ट्रिक्स के माध्यम से चीज को याद कर ली, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया।
परी का मतलब प्रिमिडीन, प्रिमिडीन किसके हिस्से हैं? टी और सी के। प्यारी का मतलब प्यूरिन, और प्यूरिन के हिस्से कौन है? एजी, क्योंकि प्यारी कौन है? वाइफ है। प्यारी किसको कहा जा रहा है? वाइफ को। और वाइफ वो है किनकी? हस्बैंड की। और हस्बैंड को वो क्या कहती है? एजी। तो यानी कि प्यूरिन के हिस्से कौन हो गए? एजी। तो यानी कि प्यूरिन के हिस्से कौन? ए और जी। तो एक तरीके से हमें पता चल गया। और ए का मतलब एडनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन। तो एक तरीके से ए को डबल बॉन्ड टी और जी को ट्रिपल बॉन्ड सी से जोड़ते हैं। तो आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। तो चलो, हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो हमने डीएनए का पूरा आधार जान लिया। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीएनए काहे से बनता है? हमने कहा डीएनए एसपीएन से बनता है। हमने कहा डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। हमने कहा एन टू बेस क्या होता है? हमने कहा इसके दो हिस्से होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडिन। हमने कहा प्यूरिन के हिस्से कौन है? ए और जी। प्यूरिन का मतलब प्यारी, प्यारी का मतलब एजी, उनके पति। हमने कहा पिरिमिडिन, प्री का मतलब परी, परी की क्या? टीसी। तो ऐसे में पता चल गया प्रिमिडिन का मतलब टीसी और प्यूरिन का मतलब ए और जी। और हमने पहले बताया बेटा कि ए को डबल बॉन्ड टी और जी को ट्रिपल बॉन्ड सी से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा नाइट्रोजनी क्षारक यहीं पे खत्म हो गया। और ये चीजें भी हमने बहुत अच्छे लेवल पे समझ ली कि ए को डबल बॉन्ड टी से और जी को ट्रिपल बॉन्ड सी से। हु ए क्या है? एडनिन। जी क्या है? ग्वानिन। टी क्या है? साइटोसिन। और सी क्या? टी क्या है? थाइमिन। और सी क्या है? साइटोसिन। तो एक तरीके से हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। और ऐसे ही इसको समझ गए तो आओ अब हम लोग आगे इसी कॉन्सेप्ट में बढ़ते हुए चलते हैं बेटा। इसी कॉन्सेप्ट में बढ़ते हुए चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं डीएनए का हेलिक्स मॉडल। डीएनए का हेलिक्स मॉडल कौन सा मॉडल बेटा? डीएनए का हेलिक्स मॉडल। डीएनए का हेलिक्स मॉडल कौन सा मॉडल? डीएनए का हेलिक्स मॉडल। डीएनए का हेलिक्स मॉडल। डीएनए का कौन सा मॉडल बेटा? हेलिक्स मॉडल। इसी को हम लोग और लिख देते हैं, लिखते हैं डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। इसी को हम लोग ऑब्लिक में लिख लेंगे, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा? द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, कुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, तो एक तरीके से द्विकुंडलित मॉडल बोले, या हमने कहा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल बोले या डीएनए का हेलिक्स मॉडल बोले, बात एक ही है। ठीक है, चलो तो आओ आप समझते हैं कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल और डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया। सबसे पहला वर्ड, पहले हमें इस मॉडल्स को पढ़ने के लिए हमें एक छोटे से फिगर से रूबरू होना पड़ेगा। वो छोटा सा फिगर कैसा बनेगा, और हम उसको एक बार ऐसे ही एक ही स्लाइड में करते हैं, उसको हम पहले बनाते हैं। चलो, ये है हमारे डीएनए का हेलिक्स मॉडल। ये है हमारे डीएनए का हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा? हेलिक्स मॉडल। ये है हमारे डीएनए का हेलिक्स मॉडल। हमने बताया कि ए को डबल बॉन्ड किससे जोड़ते हैं? बोलो बच्चा, टी से। जी को ट्रिपल बॉन्ड किससे जोड़ते हैं? सी से। टी को एक डबल बॉन्ड किससे जोड़ते हैं? ए से। और सी को ट्रिपल बॉन्ड किससे जोड़ते हैं? जी से। एक दूसरे का चेंज कर दिया, ए को डबल बॉन्ड टी, जी को ट्रिपल बॉन्ड सी, टी को डबल बॉन्ड ए और सी को डबल बॉन्ड जी से। यही है हमारा डीएनए का हेलिक्स मॉडल। अब बात अगर यहीं पे आए, ऐसे इधर भी होगा, ऐसे इधर भी होगा। ठीक है, आप लोग लिख लेना, ऐसे इधर इधर भी होगा, जी सी, है ना। फिर तो यही चीज बढ़ती हुई है, यही है हमारे डीएनए का हेलिक्स मॉडल। आओ अब समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि डीएनए, भैया आपने ये तो बता दिया कि डीएनए का हेलिक्स मॉडल। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि डीएनए के हेलिक्स मॉडल को देने का कार्य किसने किया? ये जो मुझे मॉडल मिला, इस मॉडल के बारे में मुझे बताया किसने? तो देखो, डीएनए का जो हेलिक्स मॉडल है वो बनकर कब तैयार हुआ बेटा? डीएनए का हेलिक्स मॉडल बनकर तैयार हुआ कब? 1953 में। कब बन के तैयार हुआ? इस मॉडल को किसने बनाया? तो वो दो व्यक्ति थे, वाटसन और क्रिक। कौन? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक्स ने क्या? वाटसन और क्रिक्स ने इस मॉडल को 1953 में बनाया। कब बनाया? 1953 में। वाटसन ये देने का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। किसने दिया? देने का कार्य किसने किया? वाटसन और क्रिक्स ने। किसने किया? वाटसन और क्रिक्स ने। वाटसन और क्रिक्स ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया। कब दिया? 1953 में दिया। कब दिया? 1953 में।
1953 में डीएनए का हेलिक्स मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल देने का काम किसने किया? वाटसन और क्रिक्स ने। और अब यहीं पे हम लोग जानते हैं कि इसी मॉडल को देने पर, इसी मॉडल को प्रस्तुत करने पर इन्हीं दो व्यक्तियों को 1962 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसी डीएनए के हेलिक्स मॉडल को देने के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। क्या दिया गया बेटा? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला। कब मिला नोबेल पुरस्कार? हमने कहा 1962 में। 1962 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस कार्य के लिए? डीएनए का हेलिक्स मॉडल देने के लिए। किस कार्य के लिए? डीएनए का हेलिक्स मॉडल देने के लिए इनको क्या मिला? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब क्या करते हैं बेटा? अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी कर लेते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से बॉक्स में पैक कर लेंगे, बस सिर्फ जानकारी के लिए। देखो, चीजें हमें एक बार पढ़नी है, 100 बार नहीं पढ़नी है, तो चीजों को हम लोग सिर्फ जानते हुए चलेंगे और इस पॉइंट को हम लोग एक छोटे से बॉक्स के अंदर कवर करेंगे। एक व्यक्ति है जिनका नाम है विल्किंस। आपको कहीं इनका जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा बेटा? कि आपको इनका जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप किसी बड़ी बुक्स को पढ़ोगे, यानी बड़ी का मतलब बुक्स सारी बड़ी होती हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छे राइटर की बहुत इंटरनल जानकारी कोशिश करोगे जानने की, तो आपको एक इनका जिक्र देखने को मिल जाएगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम विल्किंस है। देखो, जानकारी के लिए हम आपको चीजें समझाते हुए चल रहे हैं। हम चाहते तो आपको ऐसे राइट डाउन करा देते, आपको लर्न करा देते, आप कहते बाबा भैया हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं कि आपकी चीजें माइंड में सेटअप हो जाएं, वन टाइम्स में ही सेटअप हो जाएं। बार बार करने से बेटर यही है कि एक बार में अगर सेटअप हो गई तो वो फिर बहुत अच्छे लेवल पे निकल कर आएंगी। ठीक है, चलो। हमने कहा कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है विल्किंस। हकीकत अगर जाना जाए तो ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल बनाने का काम किसने किया था? विल्किंस ने ही किया था। लेकिन आपको किसी बुक्स में इनका जिक्र नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने भी क्या किया है कि इनका जिक्र नहीं किया। लेकिन जानकारी के मुताबिक हम आपको चीजें आपके बताते हुए चल रहे हैं कि विल्किंस ने इस मॉडल को बनाया था। ये इनके सहयोगी थे। कौन? वाटसन और क्रिक्स इनके क्या थे बेटा? सहयोगी थे। और हकीकत यह है कि इस मॉडल को पूरा का पूरा बनाकर तैयार करने वाले व्यक्ति विल्किंस ही थे। लेकिन इनके सहयोगी जो वाटसन और क्रिक्स थे, इन लोगों ने क्या किया बेटा? उनके मॉडल को चुराने का काम किया। क्या किया? उस मॉडल को इन्होंने क्या किया? चुराया। और चुरा करके बेटा, चुरा करके इन दोनों व्यक्तियों ने इस मॉडल को क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। तो तब से लेके आज तक अगर डीएनए के हेलिक्स मॉडल की बात करते हैं तो बेटा हमेशा इन्हीं का जिक्र होता है, वाटसन और क्रिक्स का। क्यों? प्रस्तुत किसने किया? प्रस्तुत तो बेटा वाटसन और क्रिक्स ने ही किया है। बनाया भले ही इन्होंने हो, इनका सहयोग इनके साथ रहा हो, लेकिन इनका कहीं पे जिक्र नहीं होता है, क्योंकि ये प्रस्तुत करने के दौरान ये इनके समक्ष नहीं थे। ठीक है, ये इनके समक्ष नहीं थे। प्रस्तुत करने का काम, डिफाइन जो सामने रखने का काम किया, वो किसने किया? वाटसन और क्रिक्स ने। कब? 1953 में। और बड़ी बात यह कि जब नोबेल इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार वितरण किए गए कि भाई ये तो बहुत बड़ा कार्य है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जब नोबेल पुरस्कार बटा तो बड़ी बात यह कि इनका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। नोबेल पुरस्कार जब प्रोवाइड कराया गया तो इन्हीं को कराया गया। किनको? वाटसन और क्रिक्स को। तो बेटा नोबेल पुरस्कार मिलने का कार्य किनको हुआ था? वाटसन और क्रिक्स को। कब मिला? 1962 में। तो देखो, जो मेरे पास जानकारी है वो हम आपके समक्ष बहुत अच्छे लेवल पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ लिया? ये था डीएनए का हेलिक्स मॉडल। डीएनए का हेलिक्स मॉडल बोले और या तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल बोले, बात एक ही है। हमने कहा इसको देने का काम वाटसन और क्रिक्स ने 1953 में किया। हमने कहा इसी कार्य के लिए इनको 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हमने ये बनाया डीएनए का हेलिक्स मॉडल और हमने कहा अगर हकीकत जाना जाए तो इस कार्य को, इस मॉडल को बनाने का काम विल्किंस ने किया। लेकिन विल्किंस का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए विल्किंस को हम लोग भी क्या करेंगे? लर्न नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को एक बेस्ट तरीके से डिफाइन करना है। तो एग्जाम ओरिएंट के लिए हमें एक बेस्ट आंसर चाहिए और बेस्ट आंसर इसका यही है, वाटसन और क्रिक्स। ठीक है, जानकारी के लिए चीजें अगर आप जानना चाह रहे हो तो वो हमने चीजें आपके सामने डिफाइन कर दी। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हमने इस स्लाइड को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। और अब एक बार हमने जो जो कुछ डिफाइन किया है, ऐसा करते हैं पहले एक बार थोड़ा सा डीएनए और आरएनए, यहां पे हम लोग थोड़ा सा और एक थोड़ी सी एक और यूनिक जानकारी यहां पे कवर कर लेते हैं। डीएनए
और बेटा आरएनए। देखो डीएनए को हमने डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा आरएनए को भी यही लगे हाथ डिफाइन कर लेते हैं। एक डीएनए और एक आरएनए। हमने कहा हु डीएनए, डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट अभी बताया। देखो बार बार बोलेंगे ना तो चीजें याद होती जाएंगी। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने कहा डीएनए को हम लोग कहते हैं, डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, हमने कहा डीएनए को कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमने कहा डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने कहा डीएनए के अंदर N2 बेस होता है। अभी जस्ट हमने N2 बेस को, ए जी सुनते हो, अगर कहीं जा रहे हो तो परी की टीसी ले आना। ए जी सुनते हो, अगर कहीं जा रहे हो तो परी की टीसी ले आना, परी की टीसी। ये है हमारा N2 बेस, ये है हमारा N2 बेस। यही है ना बेटा हमारा N2 बेस। इसको हमने डिफाइन अभी 1 मिनट पहले किया, इसको हमने डिफाइन हमने एक बार अभी 2 मिनट पहले हमने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आओ चलो आरएनए को डिफाइन करते हैं, आओ चलो आरएनए को डिफाइन करते हैं। आरएनए को कैसे डिफाइन करते हैं, हमने कहा आरएनए क्या है, हमने कहा आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, राइबोज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का फुल फॉर्म है। हमने कहा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हमने कहा कि जो आरएनए के अंदर N2 बेस होंगे, जो आरएनए के अंदर N2 बेस होता है, जो आरएनए के अंदर N2 बेस होगा वो बेटा बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। और हमने इसको इसीलिए बताना चाहा कि यहां से आपका एक पॉइंट बहुत बेस्ट पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है। हमने कहा यहां अगर ए किससे, ए और जी, यानी कि क्या, हमने कहा कि यहां जब ए जुड़ेगा तो किससे, यानी कि हमने कहा ए जुड़ेगा तो यू से, किससे, यू से, यू से। देखो यहां देख पा रहे होगे ए किससे, टी से, यहां ए किससे, यू से, और जी ट्रिपल बॉन्ड किससे, सी से, किससे, सी से। ठीक है, तो बस यहां पे मुझे एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला, वो भैया कौन मिला, यू। यू का मतलब होता है यूरेसिल। क्या हो गया, यूरेसिल। तो हमें सीधा सा एक अर्थ निकल के आ रहा है, सीधा सा एक अर्थ निकल के आ रहा है कि भैया यहाँ पे ये है थाइमीन, ये है थाइमीन, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया, यूरेसिल। तो एक सीधा सा पॉइंट निकल के आ गया कि आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह किसका यूजेस होता है, तो यूरेसिल का होता है। किसका होता है बेटा, यूरेसिल का होता है। किसका होता है, यूरेसिल का होता है। तो थाइमीन की जगह किसका यूजेस हो गया बेटा, यूरेसिल का यूजेस हो गया। और यही पॉइंट हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैसा कि बताओ जो डीएनए होता है उसका N2 बेस ए डबल वन टी जी ट्रिपल वन सी, यानी कि जो आरएनए का जो N2 बेस होगा वो ए डबल वन यू और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि टी की जगह किसका यूजेस हो गया, यूरेसिल का। और कई बार एग्जाम में उसने पूछा है कि थाइमीन की जगह आरएनए में किसको प्रस्तुत करते हैं, तो यूरेसिल को करते हैं। तो आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो तो एक तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग देखो एक बार मेरे साथ पहले जितना कुछ हमने पढ़ा एक बार मेरे साथ रिकॉल करो, एक बार मेरे साथ रिकॉल करो ताकि चीजें आपकी फ्लो में पहुंच जाएं। एक बार मेरे साथ पूरा का पूरा रिकॉल करोगे। देखो हमने सबसे पहले आज क्या कहते हैं, गुणसूत्र का ही छोटा पार्ट, हमने जो बचा हुआ पार्ट था उसको डिफाइन किया। हमने कहा क्या है कैरियोटाइपिंग, हमने कहा गुणसूत्र के घटते हुए क्रम को व्यवस्थित क्रम में करना कैरियोटाइपिंग कहलाता है। हमने कहा जीनोम क्या है, हमने कहा अगुणित, गुणसूत्र के अगुणित यानी कि अर्ध समुच्चय को जीनोम कहते हैं। हमने कहा जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स टू टाइप को, हमने कहा किसी सजीव के आनुवंशिक लक्षण को जीनोटाइप्स और किसी सजीव के बाहरी लक्षण को फिनोटाइप्स। ठीक है, ऐसे ही हमने एक फिगर समझा, इसको भी हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया। हमने कहा हमने डीएनए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये रेट्रोवायरस, एचआईवी और एड्स है। हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे डीएनए, डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड काहे से बनता है, एसपीएन से बनता है, न्यूक्लियोसाइड काहे से बनता है, एसएन से बनता है, इसकी कौन सी शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। हमने कहा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। हमने कहा पॉली का मतलब पॉलीमर का मतलब बहुलक, बहुलक का पॉली का मतलब होता है बहुत सारे बहुलक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, डीएनए का निर्माण करेंगे।
हमने क्या किया, एक N2 बेस को उठाया और यहाँ पे चीजों को डिफाइन कर दिया। बस एक ट्रिक याद रखेंगे, प्यारी कह रही है ए जी सुनते हो, अगर कहीं जा रहे हो तो परी की टीसी ले आना। बस ए जी किसके, प्यारी के पार्ट, प्यारी का मतलब प्यूरिन, परी, परी कौन है, उनकी गुड़िया, उनकी क्या लानी है, टीसी, तो हमें पता चल जाएगा ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ऐसे फिर हमने क्या किया, एक डीएनए का हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। हमने कहा किसने दिया, वाटसन और क्रिक्स ने, कब, 1953 में। हमने कहा इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको, वाटसन और क्रिक्स को। हमने चीजों को यही से बहुत अच्छे से समझ लिया, हमने विल्किंस का भी जिक्र यहीं पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, डीएनए और आरएनए को एक बेहतरीन वे पे हमने फिर से डिफाइन कर लिया। हमने कहा यहाँ टी की जगह यूरेसिल का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे डीएनए और पूरे के पूरे आरएनए को बहुत अच्छे लेवल पे खत्म कर लिया। तो बेटा देखो, हम भले ही आपकी क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी, इस बात का मुझे भी भरोसा है और आप भी जानते हो, लेकिन आप ऐसे एक बार मेहनत कर लेना। आप लबक के लिए एक क्लास, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक क्लास, केंद्रक के लिए एक क्लास, डीएनए के लिए एक क्लास, तो हमें बहुत जाहिर सी बात है कि क्लासेस बढ़ जाएंगी, लेकिन ये बढ़ जरूर जाएंगी, लेकिन आपके जीवन को भी बढ़ा के छोड़ेंगी। आपके जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि ला कर देंगी कि इस बात का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा कि ये कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको देने वाली है। तो कुछ वक्त ठहरना मेरे साथ, कुछ वक्त मेरे साथ पढ़ते रहना। और हाँ, हम आपसे कहते नहीं है, देखो हर एक क्लास में नहीं कहते हैं, आज हम आपसे एक बात कहने जा रहे हैं कि बेटा जिस तरीके की मेहनत हम आपके समक्ष कर रहे हैं, ऐसी मेहनत आप लोग भी करो। और आप जब मेरी क्लासेस को देखोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरी क्लासेस को लाइक करोगे और एक कमेंट्स डालोगे, अच्छा बुरा जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए आप लिख सकते हो कि भैया नहीं सही से डिफाइन कर रहे हो, भैया बहुत अच्छा डिफाइन कर रहे हो, भैया लिखना अपना सुधारो। कुछ भी जो डाउट्स लग रहे हैं वो डाउट्स वहां डालो, जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा, एक कमेंट्स के माध्यम से ही भाई। ऑनलाइन का एक ही प्रोसीजर होता है, कमेंट्स ही टीचर का मोटिवेशन होता है। तो एक प्यारा सा कमेंट्स डालिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इस चीज को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि वो मेरे मोटिवेशन जैसा कार्य करे, ठीक है। तो आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिएगा सब लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।